Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. तो विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसको हम यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहला सेक्शन पॉलिटी का हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया। दूसरा सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस का हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं और दूसरे पार्ट का आज इसको हम खत्म कर देंगे। और मेरे पास काफी बच्चों की फीडबैक आए कि हमें यही चाहिए था। काफी अच्छा वीडियोस है। तो आप सब लोग कम से कम 400 बच्चों आप लोग देख रहे हो, लेकिन सपोर्ट कहीं से नहीं है। सब्सक्रिप्शन जो है अभी भी उतने कम है, मतलब 400 बच्चे देख रहे हैं और सब्सक्रिप्शन अभी भी हमें नहीं देखने को मिला है, तो ये तो गलत है। ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जनवरी आने वाला, एग्जाम आने वाला, करंट अफेयर्स की तैयारी जोरों से करते हैं। कॉफी पी लीजिए, टेबल चेयर पे आ जाइए और स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक जो है हमारा ये जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया था, दैट इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। अब आगे के टॉपिक्स जो है हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि हमने कहा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अब देखो आगे का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे टॉपिक है वो है आपके पास आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, आसियान, फिर ये है आपके पास डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो आसियान पता होगा तब तो इसका डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस समझ में आएगा, है ना। तो पहले जो यहाँ पे आसियान है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बैकग्राउंड जो है यहाँ पे हम उसका कैरी करके चल लेते हैं कि ये है क्या। कोल्ड वॉर का टाइम था, ठीक है, इट वॉज 1967। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर आसियान जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, या फिर सॉरी इंटरनेशनल ग्रुपिंग कह सकती हूँ, वो बना। फुल फॉर्म क्या है इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है जी। अब इसके ऑब्जेक्टिव या एम क्या था, क्यों बना, ये पर्टिकुलरली हमारे पास जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है इनका एक ग्रुप है। हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करवाने की बात करेंगे। हमारा जो सोशल प्रोग्रेस है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है साउथ ईस्ट रीजन में, उसको हम यहाँ पे करवाएंगे। अब इनिशियली यहाँ पे 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने आसियान का फाउंडेशन किया या फिर बनाया विद द बैंकॉक डिक्लेरेशन। विद द बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो देयर वर 5 फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें आपके पास है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब पहली बात तो ये पूरा विजन आईएएस का जो मैगजीन है, अभी हम कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। लास्ट एक पूरा सेशन हम रखेंगे, पूरा पूरा कंप्लीट मैगजीन रिवीजन ऑन द स्पॉट याद करना, तुरंत उसी समय वीडियो में ही लाइव में ही याद करवाऊंगी। लेकिन अभी जो है इसको समझ लो, एक बार रीड ऑन कर लो, है ना। तो 2 रीडिंग लगेगी, एक अभी जो है और बाद में जो है रटने वाली, याद करने वाली, वो भी जरूरी है। तो यहाँ पे अभी हमको पता होना चाहिए कि 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको बनाया गया था। 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में जब आपके पास कोल्ड वॉर खत्म होने को आ गया तो कुछ और कंट्रीज ने ज्वाइन किया, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, राइट, और कंबोडिया। कंबोडिया। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि भाई कोल्ड वॉर के टाइम पे आसियान बना था, कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब आसियान एक्सपेंड हुआ था। तो साउथ ईस्ट एशियन की ये जो कंट्रीज है, जरूरी क्यों है, मतलब ठीक है भाई हम लोग यंग है, थाईलैंड वाईलैंड घूमने चले गए हैं, थोड़ा सा हमने ऐश मार लिए, लेकिन सरकार को क्या पड़ी है, मतलब दुनिया को क्या पड़ी है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम लोग अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको यहाँ पे देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे अपना अपना ना जो मैप, वर्ल्ड मैप का याद हुआ है ना, उसको मैप दिमाग पे अभी से अभी इमेजिन करो। मतलब अभी तक मैप याद नहीं हुआ है, वर्ल्ड मैप याद कर लो। वर्ल्ड मैप के बिना इंटरनेशनल जो आपके पास रिलेशन है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड मैप इसे दीवारों पे चिपकाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेन में ना, जैसे ही मैंने बोला, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन के एकदम सेंटर पे आता है। ठीक है, ये पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो पता होना चाहिए इंडिया और ओशन कहाँ है, पैसिफिक ओशन कहाँ है। तो उसकी जो सेंट्रल वाला एरिया, वहां पे आपके पास साउथ ईस्ट की जो आपके पास रीजन है वो आते हैं, सारी कंट्रीज आते हैं।
तो साउथ ईस्ट रीजन की कंट्रीज का अगर कंट्रोल हुआ तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारे पास, क्योंकि पूरा मुद्दा बना हुआ है अभी चाइना की डोमिनेंस का इंक्रीज होने की वजह से, उसको हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। यही रीजन है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन के पीछे दुनिया क्यों पड़ी है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारी रीजन है। एक तो यहाँ से इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है, $4 ट्रिलियन जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है। अब 1992 का जो समय था, उस वक्त ना बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जो आप बोल सकते हो कि एक वहां पे था कि आसियान का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ, प्लस इंडिया का साउथ ईस्ट रीजन के साथ हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शंस है। अगर किसी को एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से याद है तो चोला के जो किंग है, बताओ कौन सा किंग था, कमेंट सेक्शन में लिखो कि चोला का कौन सा किंग था, पल्लव का कौन सा किंग था जो कि यहाँ पे मॉलदीव वाले साइड में, साउथ ईस्ट वाले साइड में भी अपना एक्सपेंशन करके आया था। बहुत ही फेमस राजा है, बहुत ही इसकी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कल्चरल सिग्निफिकेंस आता है। फिर हम एक बार देख लेते हैं इंडिया आसियान। देखो इंडिया ने क्या किया, आपके पास 1992 के समय हुआ क्या, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो है उसी लगभग उसी टाइम पे हुआ। तब हमारा जो की पार्टनर था यूएसएसआर, वो हमारे हाथ से निकल गया, इंडिया के हाथ से निकल गया। तो उस वक्त की जो सरकार थी, सरकार का ना दिमाग बहुत तेज चलता है, मतलब जियो पॉलिटिक्स का है, जहां से फायदा मिले वहां पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा भाई, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस वक्त उन्होंने कहा कि भैया ये यूएसएसआर तो हाथ से निकल गया, हमारे काफी अच्छे मित्र थे, लेकिन अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा तो रुतबा में थोड़ी सी कनेक्शन तो बनाने पड़ेंगे ना कभी कोई काम आता है। तो हमारा जो फोकस है ना अब चलना चाहिए किधर, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के पास। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो वीक हो रही थी और जो ईस्टर्न कंट्रीज है पावरफुल हो रही है। पहले पूरा दुनिया का फोकस अटलांटिक ओशन की तरफ था, क्योंकि वहां पे क्या थे, यूरोपियन कंट्रीज पावरफुल थी। अब यूरोपियन कंट्रीज का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, अब यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज का पावर बढ़ रहा है। तो शिफ्ट क्या हो गया, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ, जो साउथ ईस्ट रीजन वाली कंट्रीज है उनकी तरफ। दूसरा बड़ा रीजन, इंडिया में बहुत ही बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस उस वक्त हुआ, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं आगे जाके हमने एलपीजी रिफॉर्म की शुरुआत करी, यानी गैस की टंकी वाला नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नो 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 नो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो एलपीजी की रिफॉर्म्स हुए, तब उसके लिए अब आप रिफॉर्म कर रहे हो कि ठीक है विदेशों के साथ आप ट्रेड करोगे, तो मार्केट तो चाहिए ना सर। तो जब मार्केट चाहिए तो कौन सा मार्केट है हमारे पास, साउथ ईस्ट रीजन का। अब बहुत अच्छा मार्केट है, हमको ज्यादा से ज्यादा एफडीआई की जरूरत थी, तो इन सब रीजन की वजह से हमारा जो फोकस है वो गया साउथ ईस्ट कंट्रीज के पास से, और यहीं से आपके पास उस वक्त एक्ट सॉरी लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उसकी शुरुआत हुई, जिसको आगे जाके मोदी जी की जो सरकार है उसने इसको एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी उसमें कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आसियान जो है ये थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेसिकली आगे जाके देखा गया कि इंडिया ने आसियान कंट्रीज के साथ में सेक्टोरल जो डायलॉग थे वो भी स्टार्ट किए, और धीरे धीरे आगे बढ़ के वो बहुत ही एक अच्छा डिफेंस पार्टनर जो है आसियान का बन गया। और लेटर लेटर टाइम पे बाद में क्या हुआ, आसियान का फुल मेंबर बन गया, और वहीं पे जब वो आसियान का फुल मेंबर बन चुका है, डिफेंस के साथ उनके अच्छे डायलॉग वो कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो डिफेंस को लेके यहाँ पे ये मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए, और उसको बोला गया आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। ये क्या करता है, आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस के जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करता है। तो ये जो हेडिंग है ना, ये जो हेडिंग आपने यहाँ पे लिखी है, ये इस हेडिंग का बैकग्राउंड जो है अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और उसको समझिए। अगर ऊपर ऊपर से सुनना है स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो कम स्पीड में रखिए, लेकिन इसको वापस सुनिए। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस किस तरह से आया, अब पढ़ सकते हैं बहुत इजीली, अब समझ सकते हैं कि इस मीटिंग में हुआ क्या। अब हुआ क्या से मतलब पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड तो क्लियर हो कि क्या है ये, कहां से कैसे आया है। ठीक है जी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हेल्ड इन जकार्ता। तो जब से हमने बोला कि ठीक है इनकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें ये इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करते हैं, उसकी जो 10वीं मीटिंग है अभी इंडोनेशिया के अंदर हुई है। तो ये जो आपके पास आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस है, यानी कि एडीएमएम प्लस,
इसकी शुरुआत सबसे पहले 2010 में हुई थी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स अकादर प्लस कंट्रीज, यानी कि जहां पे डिफेंस के मुद्दे को डिस्कस करते हैं। कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए। मेरा कहना यही है, आसियान के मेंबर्स को आप याद रखिएगा, वो ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ की डिफेंस पार्टनर्स में ये सब कौन है। आसियान के मेंबर्स आपको पता होना चाहिए। देन एक हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान के अंदर। अब ये जो आपके पास आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस, अगर भाई पेपर में आ गया प्रीलिम्स में 2024 का आईएएस प्रीलिम्स में कि ADMM प्लस वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, तो अरे यूपीएससी की सनक जाती है, कभी भी कुछ भी देता है। तो क्या आप बता पाओगे? आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस एक आसियान की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे ये है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरा ये जो रीजन है, जहाँ पे साउथ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे मेजरली इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है, वहां पे डिफेंस के अंदर कॉपरेशन लाना, वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा चंगी बनाना, पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। ठीक है, इंडिया प्रपोजल to co-chair the expert working group on the counter-terrorism has been endorsed by this group. It is one of the focus areas of ADMM class. तो इसके बहुत सारे एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, उसमें से एक यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम सब मिलके काउंटर टेररिज्म पे भी बात करेंगे, काम करेंगे, टेररिज्म के खिलाफ जो है हम यहाँ पे लड़ाई करेंगे। ठीक है, नाउ India has also committed towards a result-oriented cooperation with the ADMM Plus for enhancing the maritime security in the region. अब पूरा अगर हम मेरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इंडिया का क्या रोल है वो देखते हैं। सबसे पहले की रूल बेस्ड ऑर्डर, ये जो पूरा एरिया है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इसके बीच में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि यहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। जो समुद्र है हमारे, जो ओशन है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, दैट इज यूएन क्लॉज 1982। ये इंश्योर करता है कि पानी में नेविगेशन की फ्रीडम हो, अनइम्पीडेड लॉ ऑफ कॉमर्स हो। किसी को भी यूएन क्लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको एक सेपरेट वीडियो इससे मिल जाएगी। Now, India emphasizes on dialogue and diplomacy, and this is not an era of the war. Now, securing the sea lane and the choke point. अब choke point ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि पूरा पैसिफिक रीजन ही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट क्या होती है? इस तरह से एक नैरो पैसेज होती है ना, ये आपके पास नैरो पैसेज है इस तरह से। ओके, मुझे ना एक इंडिया का एग्जाम्पल दे दो आपको थोड़ा सा बेटर समझ। ओके, तो जब मैं बोल रही हूँ चोक पॉइंट, है ना, जब मैंने बोला कि चोक पॉइंट, ये आपके पास इंडिया कुछ इस तरह से है और यहाँ पे आपके पास श्रीलंका है। तो यहाँ पे आपको ये जिस चीज से जुड़े है ना, यहाँ पे हम पढ़ते हैं पाक स्ट्रेट। क्या पढ़ते हैं? पाक स्ट्रेट। तो बेसिकली स्ट्रेट वो होती है जो दो लैंडमार्क को तो कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का लैंडमार्क कनेक्ट हो रहा है ना, पाक स्ट्रेट, और यहाँ पे आपके पास वाटर बॉडी है और दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को सेपरेट कर रही है। आई रिपीट कि यहाँ पे दो लैंडमार्क को जो स्ट्रेट होती है, पतली सी पैसेज होती है, बहुत ही पतली सी ये पैसेज है, वाटर बॉडी की पैसेज है, जो कि दो लैंडमार्क को कनेक्ट करती है और दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो भाई या तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसी नैरो पैसेज स्ट्रेट के को चोक पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चोक पॉइंट है, वो है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कौन कौन से लैंडमार्क को कनेक्ट करती है, कौन से वाटर बॉडी को सेपरेट करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर जो है लिखिए। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग। इट इंक्लूड्स, ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और यहाँ पे आपके पास ये जो कंट्री है, इनके बीच में कौन कौन सी, जो साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज है, इनके बीच में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हो रही है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। देखो तोड़ के पढ़ो तो रटो मत। सिम, दैट इज SI इज फॉर सिंगापुर, इंडिया,
मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो सिम्बैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, बी फॉर बायलेटरल और EX इज फॉर एक्सरसाइज। ओके, इट इज नॉट योर एक्स बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, इट इज एक्सरसाइज, ठीक है जी। सिम्बैक्स क्या है यहाँ पे, सिंगापुर है, इंडिया, मैरीटाइम, बायलेटरल एक्सरसाइज। फिर इन्होंने एक डिफेंस कॉर्पोरेशन साइन किया है ताकि जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास उसको हम एक्सपोर्ट कर पाए, किसको, फिलीपींस, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ADMM प्लस, दैट इज इंडो पैसिफिक, सॉरी, आपके पास आसियान डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग प्लस जो है, इसका फोकस पॉइंट क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी हमने देखा, बिल्कुल अभी हमने देखा कि हाँ भाई टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ेंगे, लड़ लेंगे भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे। पर यहाँ पे जो ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, पीस कीपिंग ऑपरेशंस होंगे, मिलिट्री मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सारे एरिया है जिसमें यहाँ पे फोकस होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आपके पास। एक सेकेंड, मेरा पेन गिर गया है। ओके, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो पहली बात, अब तक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग क्या होता है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो यानी आपको मिली है पनिशमेंट कि आप हमारी वीडियोस को रेगुलर नहीं देख रहे हैं। आप रेगुलर देखो, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग दो कंट्रीज के बीच में होती है, जहां पे दोनों कंट्रीज के दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के लीडर्स बात करते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक आपके पास एक्सटर्नल फॉरेन, जो वो एक्सटर्नल मिनिस्टर होते हैं हमारे, वो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है कौन है, जयशंकर जी, एस जयशंकर जी, है ना। और राजनाथ सिंह जी कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। तो सेम उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के भी उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर आए होंगे, डिफेंस मिनिस्टर आए होंगे। तो जब दो कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में मीटिंग करते हैं, तो यहां से हम बोलते हैं कि इनके बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है वो हुआ। लेकिन इसका भी तो कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा यहाँ पे, है ना। वो बैकग्राउंड को हम यहाँ पे समझते हैं। ये जो बैकग्राउंड है, देखो पेन पेपर निकाल लीजिए और थोड़ा सा अगर नोट मेकिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ना इनका ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है वो आपके पास क्वाड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्वाड। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, और एक मिनट। I think I did a blunder. This, yeah, okay. So what I'm saying कि यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, इट इज रिलेटेड टू क्वाड, QUAD, क्वाड, QUAD, क्वाड। एग्जाम के 5 महीने पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ कि क्वाड क्या होता है सबको पता होगा। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखो क्वाड्रिलेटरल, ये चार साइड वाला, चार, फोर, है ना, फोर लाइक माइंडेड जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो साथ में आई और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्वाड, दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यानी यहाँ है आपके पास जापान, फिर यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया, इधर आपके पास इंडिया और यहाँ पे आपके पास यूएस। तो ये चार ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एक लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यानी कि चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इनकी आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे मैच हुई और इन्होंने एक ग्रुप बनाने का सोचा। इस ग्रुप का नाम है आपके पास क्वाड। ये क्लियर हुआ आपके पास फुल फॉर्म और ये जो चार लाइक माइंडेड जो चीजें मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक
इंडो पैसिफिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल गया कि भाई कोल्ड वॉर के टाइम पे फोकल पॉइंट क्या था आपके पास, अटलांटिक ओशन। फिर थोड़ा सा इसका फोकस पॉइंट शिफ्ट हुआ कहाँ पे, यहाँ पे ईस्ट वाला जो पैसिफिक वाला जो एरिया वहां पे। ठीक है, तो अब थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जो क्वाड है 1.0 जिसको हम बोलते हैं, यानी क्वाड का जो क्रिएशन है, जब शुरुआत किस तरह से हुई उसको हम समझते हैं, है ना। 2004 के अंदर इंडियन ओशन के अंदर बहुत बड़ी सुनामी आई। आई रिपीट, 2004 में जो यहाँ पे इंडियन ओशन वाला जो एरिया है वहां पे बहुत बड़ी अमाउंट में जो सुनामी है वो आई। तब जाके इंडिया ने, यूएसए ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, साथ मिलके यहाँ पे जो कंट्रीज है उनको हेल्प करने की कोशिश करी, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट का जो असिस्टेंस होता है वो देने की कोशिश करी। तो जैसे ही ये इनकी हेल्प हो गई, ये ग्रुप जो है आगे जाके डिस्पेंड हो गया। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, आपके पास 2004 की। फिर 2006 में क्या हुआ, जापानीज आपके पास उनके जो लीडर थे दैट इज शिंजो आबे, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्या करते कि हम सारी जो कंट्रीज हैं, यानी कि हम जो एक जैसी लाइक माइंडेड कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वो एक ग्रुप बनाते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, और हमारी थीम होगी म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना। बिकॉज ये वो टाइम था 2006 का, जब एक टाइम यहाँ पे चाइना का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब जब किसी का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो उसका झगड़ा आसपास के लोगों से होता है। तो चाइना का पावर जब यहाँ बढ़ रहा था तो उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, उनके साथ छोटे छोटे डिस्प्यूट हो रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जापान को तकलीफ हुई, चाइना का पावर बढ़ा, तो जापान ने खुद ने इनिशिएटिव लिया और कहा कि देखो हमको ना एक साथ आना चाहिए और एक ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या हुआ 2007 में पहली, सबसे पहली इनकी इनफॉर्मल मीटिंग हुई। तो 2007 में ठीक है भाई इन्होंने कर ली इनफॉर्मल मीटिंग, और यहाँ पे बहुत बड़ी एक मलाबार एक्सरसाइज इन्होंने करी। पहले ये मालाबार एक्सरसाइज एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी जो कि दो कंट्रीज के बीच में थी, यूएसए ने स्टार्ट करी, लेकिन यहाँ पे इसको यूएसए ने एक्सपेंड किया, एक बहुत बड़ी लेवल पे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन्होंने करवाई, जिसमें आपके पास इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जापान ने पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, यूएस और सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया। ये जो आपके पास इंडो पैसिफिक वाला एरिया, यहाँ पे हम स्टेबिलिटी जो है लाने की बात करेंगे। ठीक है भाई, अब इन्होंने कहा कि ले आए भाई स्टेबिलिटी, यहाँ पे लेके आ गए, अब क्या करें भाई, क्वाड बना कि नहीं बना, है ना। लेकिन चाइना बन रहा पावरफुल, उसने प्रेशर दिया जापान को, ऑस्ट्रेलिया को कि भाई क्या है ना, ट्रेड वेड सब बंद कर देंगे, मतलब हमारे बिना काम चल जाएगा क्या आपका, देख लो, अगर चल जाएगा तो कर लो, नहीं चल जाएगा तो देख लो अपना अपना, क्या है इसमें। भाई दबता वही है जिसको लालच होता है, तो उस वक्त लालच था, तो जापान ने मना कर दिया, सॉरी उस वक्त लालच था, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं भाई हम इस एक्सरसाइज में पार्ट नहीं कर रहे, हम इस एक्सरसाइज से बाहर गए। इंडिया को भी लालच था भाई, चाइना एकदम बॉर्डर पे हमारे ऐसे अटैक वटैक भी कर देता है, झगड़े भी कर देता है, ट्रेड भी है, कुछ तो कुछ लालच है, तो इंडिया भी वहां से निकल गई बाहर। तो 2000 फिर यहाँ पे 7 और जो 8 का जो टाइम था उसमें कोई खास इसमें चेंज नहीं हुआ, ना क्वाड का आगे जाके कोई इवोल्यूशन हुआ। लेकिन अब यहाँ पे बात होती है कि फिर इसका रिवाइवल कैसे हुआ आगे जाके, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वाड का रिवाइवल, दैट इज द रिवाइवल ऑफ द क्वाड, यानी कि 2.0। 2017 में जापान को एकदम चुल सी मची की, मतलब भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया चाइना। चुपचाप से मैं ऑफिशियली ये प्रपोज कर रहा हूं कि हमें क्वाड को रिवाइव करना चाहिए, चाइना ने नाक पे दम करके रखा है यार। मतलब कभी बोलता है कि ये स्ट्रिंग ऑफ फॉल, कॉल ऑफ स्ट्रिंग वाली पॉलिसी कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज में वो तो हाथ मार रहा है, मतलब पैसिफिक ओशन में एकदम मोनोपोली बना के रखा उसने। तो जापान ने क्या किया, यहाँ पे एकदम ऑफिशियली लॉन्च कर दिया भाई। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी तंग आ गया चाइना से कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरा कोई भी काम, हमें, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो भाई ज्वाइन करेंगे, क्वाड ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ जाके अब कंट्रीज ने क्या किया, क्वाड का राइज अप देखा, और यहाँ पे फाइनली क्वाड जो है साइन हो गया था। और इसी के साथ 2021 में, 2022 में बहुत तेजी से रिवाइवल हुआ। 2021 वो समय था जब इसकी पहली वर्चुअल समिट हुई, इनकी जो लीडर्स थे आपस में मिले, और 2022 में ये वन ऑन वन जो पर्सन की मीटिंग है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और इसी के साथ में ये जो 4 कंट्रीज है, यानी कि इंडिया, जापान,
ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये आपस में 2+2 मिनिस्टेरियल जो डायलॉग है, ये मीटिंग करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। तो समझ में आया कि ये 2+2 डायलॉग का जो बैकग्राउंड है वो क्या है ना? तो इसी के चलते हुए जब क्वाड इन्होंने साइन कर दिया तो ये चारों कंट्रीज आपस में 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग चालू कर दिया। इंडिया यूएस के साथ भी 2+2 डायलॉग करता है, इंडिया जापान के साथ भी करता है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है। तो यही यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब पहले एक बार थोड़ा मोटा मोटी लेवल पे क्वाड के ऑब्जेक्टिव समझ लेते। पहला, इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर। दूसरा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करना। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये जो 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग है वो कैसे एग्जिस्टेंट में आया वो समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट टॉपिक में बोलती हूँ कि इंडिया यूएसए का 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग है तो उसका बैकग्राउंड भी यही है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। पढ़े ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। अब ये क्या है, कैसे आया, ये जब समझ आ गया तो अब हम बहुत ही प्यार से समझेंगे कि भाई इसमें बात हुई क्या। ठीक है। तो ये दूसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है जो कि अभी न्यू दिल्ली में हुई है। यहाँ पे इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्टर्स है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया के भी डिफेंस और जो आपके पास एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। So this meeting highlighted the significance of a strong India-Australia defense partnership for the Indo-Pacific region. और एक सेकेंड, या India और Australia, they both had a strategic convergence. Both the democracies of Indian Pacific, इनकी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और मार्केट इकोनॉमी। देखो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब जहाँ पे आपको अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग मिलेंगे। जैसे इंडिया में देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जिसके आइडियोलॉजी डिफर करती है। तो ऐसी सोसाइटी को हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। तो ये दोनों जो आपके पास देश है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, दे शेयर अ विजन फॉर इंडो पैसिफिक दैट कॉल फॉर अ फ्री, open, inclusive and resilient rule-based order in the region. Australia-India Indo-Pacific Ocean Initiative Partnership helped shape the maritime cooperation in the Indo-Pacific. Supply chain resilience initiative by Australia, India, Japan was launched for diversification of supply chain in the region. Up next, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक कॉमन एक ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, चाइना का जो असर्टिवनेस बढ़ रहा है उसको बैलेंस करना। और जैसे हमने बात करी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के मेंबर्स भी हैं और दोनों ने एक बायलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उसको एलिवेट किया जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2020। अब डिफेंस के अंदर जो कॉपरेशन है उसके कुछ की पॉइंट यहाँ पे है। दोनों कंट्रीज ने साइन किया है मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। तो दोनों में जो लॉजिस्टिक कॉपरेशन है वहां पे ये दोनों एक दूसरे कंट्रीज जो आपस में सपोर्ट करेगी। देन द डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर दैट इज इंडियन ओशन रीजन, और कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ऑजेंटिक्स, Oz for Australia, in for India, and X for again not your boyfriend, not your ex-girlfriend, it is exercise. तो ऑजेंटिक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है, मलाबार ऑस्ट्रा हिंद पिच ब्लैक। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस यहाँ पे। और कौन कौन से एरिया से जहाँ पे ये कॉपरेशन की बात करते हैं, ये है आपके पास साइबर सिक्योरिटी, ओशन बॉन्ड ट्रेड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ना दूसरा टॉपिक है आपके पास, इंडिया और यूएसए का भी अभी 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ है। तो अब आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कहाँ से मिनिस्टेरियल डायलॉग का शुरुआत हुआ है, अभी हमने बात करी थी, है ना? तो इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ। सबसे पहली बात, इंडिया और यूएसए दोनों ने ये तय किया, ये डिसाइड किया, डिस्कस किया दैट वी विल को प्रोड्यूस द infantry combat vehicle as a part of defense industrial cooperation.
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के चलते हुए कि जो आपके पास इन्फेंट्री यानी कि जो फुट सोल्जर्स वाले जो लोग होते हैं उनको कॉम्बेट करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम एक साथ प्रोड्यूस करेंगे। दोनों ही कंट्रीज आपस में सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट को आगे ले जाने की बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए SOSA क्या है, काफी न्यूज में रहा है ये क्या, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। It will further integrate the defense industrial ecosystem of both the countries by strengthening the supply chain resilience। ठीक है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इनका जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, देखो इन सबको अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लास्ट मंथ जो है आपने पूरे साल एक्चुअली ये न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली जब हम नवंबर खत्म करके अक्टूबर सितंबर पीछे की मैगजीन्स करेंगे उसमें यहाँ आ जाएगा डिटेल। फिर भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आपको उसमें आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, हम बना देंगे। ओके। ट्रेड के अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोस्पेरिटी जो कि हमारा पहला टॉपिक था, अभी हमने पढ़ा है, वहां पे इसमें हमने बात करी इसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रेड वाला चीज है इसमें भी हमने अच्छी खासी जो पार्टनरशिप है वो हमने करी। अब हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है अबाउट द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या होता है कौन बताएगा? अगर अभी के अभी अगर आपने बता दिया तो आपको इनाम मिलेगा। ग्लोबल साउथ का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, कहीं आप ज्योग्राफी में मत चले जाना कि इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज होती है उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है। ग्लोबल साउथ वो ग्रुप्स है, वो कंट्रीज है जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि डेवलपिंग है। और यहाँ पे ग्लोबल साउथ में कहीं ना कहीं इंडिया को एक लीडर माना जा रहा है। इंडिया ने अभी अभी जो ग्लोबल साउथ समिट का जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होती है वो उसकी दूसरी समिट हुई जिसको इंडिया ने होस्ट किया। और इस मीटिंग के अंदर इट फोकस ऑन द वेज टू सस्टेन द मोमेंटम जनरेटेड टुवर्ड अ मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया ने दक्षिण जो है, दक्षिण दैट इज ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको भी अनवेल किया विद 5 CS, यानी कि कंसल्टेशन करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग। आई रिपीट, द टर्म दक्षिण was recently seen in the news is related to what? Prelims, UPSC 2024 में क्वेश्चन आ गया, मान लो कि द टर्म दक्षिण was recently seen in the news is related to what? तो क्या आप उत्तर दे पाएंगे कि हाँ ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो कि सेकंड हुई थी जिसको इंडिया ने होस्ट किया, वहां पे इंडिया ने इसको अनवेल किया जो 5C पे बेस्ड है, कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके। इससे पहले इंडिया ने जो फर्स्ट मीटिंग समिट को होस्ट किया था जहाँ पे 125 ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो है वो एक साथ आई, जिसकी थीम क्या थी? यूनिटी ऑफ द वॉइस एंड यूनिटी ऑफ द पर्पस। तो ये जो ग्लोबल साउथ है इट रिफर्स टू द वेरियस कंट्रीज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ ये 1980 में आया था, ब्रेंट रिपोर्ट में दिया था। तो बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि हमको साउथ साउथ कॉपरेशन की जरूरत क्यों है, ताकि ये जो डिस्प्रपोर्शनेट आ रहा है ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को लेके, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट किया है, इसकी वजह से जो डिस्प्रपोर्शनेट आ रहा है उसको हम एड्रेस कर पाए। तो improve the representation in the global forum such as the UN Security Council, very important, UN Security Council के बारे में आपको पता होना चाहिए। Now India's initiative क्या है? हमने अफ्रीकन यूनियन इन G20 ग्रुपिंग में कंडक्ट किया इंस्टीट्यूशनल जो इनिशिएटिव है, जैसे कि आपके पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यहाँ पे हमने बात करी है। महर्षि फॉर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, महर्षि को हाईलाइट कर दीजिएगा। G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे पास इकोनॉमिक्स में अगला टॉपिक जो है वो आने ही वाला है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वेदर और क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे हमने बात करी। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी दिया है, ये देखिए
ये पूरा हाईलाइट इन्होंने किया, ये सारी जो कहाँ पे है, ग्लोबल साउथ, दिस इज द ग्लोबल साउथ, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो सब इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेक्शन है उसको यहीं पे खत्म करते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ रही है, बिकॉज आपके पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। अगर आपको हमें मोटिवेट करना है कि हम रात भर जग जग के आपके लिए इस मैगजीन को आपको पढ़ाएं, तो वो जल्दी उठ के आपको पढ़ाएं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो इकोनॉमी के सेक्शन पे आएगी, उसको भी हम कोशिश करेंगे 2 या ज्यादा से ज्यादा, चलो 2 ही आपकी वीडियोस में इसको भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी प्रकार का आपको चेंज चाहिए, आपको चाहिए कि मैम ये छोटे छोटे टर्म्स भी आप समझाओ, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार का डाउट है वहां पे बोल सकते हैं, हम आपका डाउट जो है पूरी तरह से एकदम टाइम पे एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच। Please do subscribe our channel, like and share.